चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में वीबीटी कराया था, है ना? तो उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। आपको समझ में आ गया था क्या? आपने देखा नोट्स वोट्स कर जाके क्या सीन है वीबीटी का? तो थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आज एक नई थ्योरी स्टार्ट कर देंगे एटलीस्ट। तो 2 मिनट और रुक जाता हूँ, लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैंने आज गलत मीटिंग पे ज्वाइन कर दिया था। कल तो मैंने 5 बजे ही था, लेकिन वो गलत हो गया। तो चलिए स्टार्ट करें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, आप ट्राई करेंगे। हम्म, तो पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चन रिपीट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। सर कितना? सर क्या बोल रहे हो बेटा? सर अभी तक कितना करा दिए सर अभी? कुछ नहीं करा है बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ, पिछली क्लास का रिपीट कर रहा हूँ। आपको ओके सर। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करके बताना है। ठीक है, बताओ। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पैरामैग्नेटिक। तो कोई इस इंफॉर्मेशन के बिना आपको हमेशा दिक्कत आती है। तो बताइए, सबसे पहला टास्क यही है आपका आज की क्लास का। D2SP3। देख के बेटा, भाई गलत आंसर मत बोलो। इसका हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करना है आप लोग को। फिर भी DSP2 नहीं आ सकता कभी भी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो sp3d2 या तो D2sp3। पैरामैग्नेटिक दे रखा है, पैरामैग्नेटिक।
सर D2sp3। गलत नहीं आ रहा लड़की? तो मैं भी कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। सर sp3d2। अब रेशन लिखा, वो लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। बेटा एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। D8 आ रहा है, तो ये इनर डी है, 1 2 3 4 5। ये फिर एस है, ये पी है, ये आउटर डी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं पैरामैग्नेटिक साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया पैरामैग्नेटिक। मेरा आंसर तो आ रहा है sp3d2। देखो जिसको डाउट है सर एक डाउट था सर। क्या? सर जब डायमैग्नेट होता है तो अपन एक साथ दो करते हैं पहले। तो बेटा डायमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ना, पैरा मतलब अनपेयर्ड, तो पैरा दिखाना है ना। हाँ तो फिर सही तो है। लेकिन सर रूल के हिसाब से पहले अपन सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या डालते वो हैं अलग चीज? अरे यार वो तो एटम हो गया, वो छोड़। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम हो रहा है सारा। यदि यहाँ ये तेरे को बोल देता डायमैग्नेटिक तो सारे पेयर्ड कर देता। हाँ समझ गया? सही यस है। सर। हाँ सर। चलो एक और करो। सर ये नोट कर लें सर। हाँ हो गया। सर हाँ बोलो लड़की। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो ये वाला। बेटा निकल था यहाँ पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, है ना लड़की? यस सर। तो ये यहाँ तक समझ में आया तुझे, D8 तक? यस सर। अब मैंने कहा ये डी है 3D, ये 4s, ये 4p, ये 4d। ठीक है। अब तुझे पैरामैग्नेट दे रखा है, तुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरेगी? ऐसे तो भरेगी बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, पैरा भी दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं। यस सर। अब ऐसा है तो मुझे छह छह कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 ऑर्बिटल मिक्स करनी है। तो 6 ऑर्बिटल मिक्स कर बेटा, 1 2 3 4 5 6 वैकेंट। तो आंसर क्या बनेगा? समझी? सर बट डी वाला भी तो, जो इनर डी है वो भी तो एक खाली है ना। खाली कहाँ है बेटा? देखना, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है। खाली कहाँ है? 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ओके सर आ गया। सही है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो अभी। ये दे रखा है आपको, FeCN6 4-, इसका μ0 दे रखा है। म्यू समझते हो आप? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वो 0 दे रखा है। बताओ आंसर। सर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है? 4-। सर CN क्या है? CN के बाद 6। 6। अनुष्का, सिंधु, भव्या, सबका सही है। प्राची। आपको एक वीबीटी में एक फील आनी चाहिए कि आपको हमेशा एक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इस इंफॉर्मेशन के बिना आप वीबीटी लगा ही नहीं सकते, इसलिए हमें नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है। समझ रहे हो आप? यही रीजन है कि हमें नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है। अगेन 26 प्लस।
वही 26 है बेटा। 3D 6 ये निकालेगा। म्यू जीरो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो ना बेटा, तो 6 में कैसे भरेगा? तो आंसर आ जाएगा तेरा D2sp3। सर इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल क्या होती है? इनर मतलब 3D बेटा, ये इनर ली ना मैंने, इनर अंदर वाली, एक बाहर वाली है 4D। इनर डी यूज करी है ना इसमें मैंने। हाँ सर। बस 3D मतलब इनर। ये क्लियर है सबको? पूछो किसी को डाउट है तो देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का बहुत महत्व है, यही वीबीटी का ड्रॉबैक है। यू नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑलवेज तो अप्लाई दी वीबीटी। सर इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे पता करेंगे सर? वो भी बताएंगे बेटा, अभी अभी छोड़ दे उसको, पढ़ा दे पूरा, अभी पढ़ाया नहीं। और करो अभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। NiCO4 को करो। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट NiCO4, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। सर sp3 है सर, क्या इसमें होगा इसमें? कल करवा दिया था आपने। हाँ करवा दिया था। हाँ। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, कोई बात sp3 नहीं, है दोबारा सर। करो। इसमें मैंने बताया था एस के इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, बताया था। दोबारा कर लो बेटा, कोई बात नहीं, sp3। मैं कर देता हूँ। चलो आपको आलस आ रहा है तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अरे नहीं सर, हम कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं। आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन खत्म ही होगा कि सब करवा दिया आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 होता है बेटा। इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ये ध्यान रखना। अब आपके पास इसमें ये कंफ्यूजन है, देखो इसलिए करा रहा हूं कि आप बी में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस में भरोगे 2, और पी में भरोगे 3, ऐसे डी में भरोगे। अभी ये जो सिचुएशन है ना, एस भरा हुआ है इसमें, समझ रहे हो आप? इसमें एस भरा हुआ है, तो अब इसमें ना तो sp3 हो सकता ना dsp2 हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या करोगे? वैसे भी अभी ये पैरामैग्नेटिक है, अभी जो मैंने बनाया पैरामैग्नेटिक है, तो आप क्या करोगे? इन इलेक्ट्रॉन को भी इधर पेयर अप करवा दोगे। फिर एस खाली करोगे, पी रहेगी आपके पास, और फिर आगे तो रहेगा, तो ऐसा आंसर आएगा फिर sp3। ये आता है सबको? देखो भाई, जिसको डाउट है बिंदास पूछे, सर एक बार सारी स्लाइड दिखा दीजिए। तो सारी स्लाइड दिखा दूं क्यों? 3 ही स्लाइड हुई है, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड। चलो एक क्वेश्चन और करो फिर। हम्म, चलो ये करो। डायमैग्नेटिक, बताओ भाई। D2sp3 है सर। क्या आ रहा है? D2sp3। हाँ सर। बेटा आप हैंड रेज कर रहे हो, जो लोग वो सीधा पूछ सकते हैं, मैंने म्यूट छोड़ा हुआ है। D2sp3 आ रहा है। देखो कैसे करा आप सब लोगों ने, सिंपल वही x प्लस 0 माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस 3 आ रहा है, कोबाल्ट 27 होता है, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। तो बेटा +3 में लेके जाना है, तो उड़ाओ इलेक्ट्रॉन, यहां से उड़ा दो, यहां से उड़ा दो, यहां से उड़ा दो, तो 3d6। ओह सॉरी, हाँ। अब d6 से डायमैग्नेटिक करना है अगेन, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, आगे D है बेटा। समझदार हो आप, आंसर बोल दोगे D2S पे। ठीक है, एक बार आप वो बता दोगे, क्या बताओ? वो वर्नर्स थ्योरी जरा ब्रीफ में सर। कौन सा? वर्नर्स थ्योरी। दोबारा से, एंड में हाँ बेटा, सर। अभी रुक जा, एंड ओके में बेटा। ओके। ठीक है, तो क्या ये सबको क्लियर है? क्या मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं? जिसको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है पूछ लो, यही है वीबीटी। तो वीबीटी में आपको एक बात जरूर क्लियर हुई होगी, इतने क्वेश्चन करने के बाद, हमने 10 सवाल कर लिए कम से कम। एक बात आपको जरूर क्लियर हुई होगी कि आपका हमेशा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यही वीबीटी का बेसिकली ड्रॉबैक भी है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के और क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, लो और क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, लड़की बोल रही है, इसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो। निकल Cl6 4- पैरामैग्नेटिक। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड समझा दीजिए पैरामैग्नेटिक वाला। कैसे बेटा? सर फर्स्ट स्लाइड। ये दे, पता क्या करूं, निकल था बेटा, सर ये प्लस 2 में समझा था, दीजिए। D8 था ना बेटा, यस सर। तो D8 तू कैसे भरेगी बेटा पैरामैग्नेटिक? ऐसे तो भरेगी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8, हो गया पैरामैग्नेटिक। सही है लड़की? यस सर। ठीक है। ठीक है। अब यार निकल वाला मत लो, फिर निकल वाला तो अभी किया है, ये मत करो, फिर निकल वाला तो अभी किया है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुक जाओ 1 सेकेंड बस। ठीक है, अब ये कर लो फिर, TiH2O6 3+। ये वैसे ही, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, फिर भी लिख रहा हूँ पैरामैग्नेटिक। ये करके देख लो, और इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, ये वाला करके देख लो। सोचो इसमें क्या बनेगा। आपको तो पूरी कंडीशन फुलफिल करवा के देखनी है कि अंदर वाले डी खाली या नहीं है। खाली है तो D2sp3 करवा दो, बाहर वाले है तो sp3d2 करवा दो। टाइटेनियम होता है 22। सर D2sp3। हम्म, लेखिका चेक कर, सिंधु चेक कर बेटा, इसमें तो बहुत डी खाली है अंदर की। स्कैंडियम है ये तो 21 होता है, सॉरी टाइट 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 22 है ना, ये 3d कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा। तो जब इसको आयन बनाओगे ना, जब इसको आयन बनाओगे आप, तो 3d1 हो जाएगा ये। तो अब तो पता ही है आपको, डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, भर ही सकते हो सर मेरे। ये तो इसमें तो बहुत डी आ रही है सर। हाँ हाँ, तो वही D2sp3 आंसर बोलोगे आप।
आप ऐसे D4 D5 नहीं कर सकते हो, दो ही आंसर। CN6 में दो ही आंसर बोलने हैं, या तो sp3d2 या तो D2sp3, इनर या आउटर। तो D2sp3 उसको बोलते हैं इनर, वो मैं आगे डिफाइन भी कर दूंगा। अभी अगर सर दो दो डी से ज्यादा हुई तो अपन D2sp3 बोल देंगे। कभी भी दो D2sp3 बोलेंगे, ऐसे नहीं D4sp कर देंगे, ऐसा नहीं, वो फिक्स है। अब बोलो यार, अभी क्लियर है सबको, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? सर बट ऐसा क्यों? बेटा ये छोड़ना, ये ऐसा क्यों, यस सर। ये अभी नहीं समझा पाऊंगा तेरे को यार, छोड़ दे ये अभी, स्टेप पे जाना पड़ेगा, बहुत डिटेल डिस्कशन होएगा, छोड़ दे अभी, है ना? ओके एक सर। लड़की मान ले अभी मेरी बात, कोई बात। लास्ट में बताओगे सर? यार ये कोर्स में नहीं है, क्यों बताना, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, जितना बता पाए, ठीक है। ओके सर। सर sp3d2 भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते लेखिका, D2sp3 और sp3d2 अलग अलग है मेरे लिए, sp3d2 और D2sp3 अलग अलग है, ये याद रखना। sp3d2 और D2sp3 बोथ आर डिफरेंट बेटा, इसका मतलब है आउटर डी यूज किया है मैंने, इसका मतलब है इनर डी यूज करा है, अंतर है इन दोनों में, सेम नहीं है ये, पहले क्लियर कर रहा हूं, ठीक है लेखिका? अभी ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है इतने में तो पूछे, नहीं तो लिमिटेशंस लिख रहे हैं अपन। अरे यार एक मिनट रुकना, मैं आपकी फाइल में लिमिटेशंस डाल दूं, डाल ही नहीं थी। तो ये लिमिटेशंस है VBT की, हम लिमिटेशंस पे आ गए बेटा। यदि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, यू कैन राइट दिस थिंग। ठीक है, लीगेंड, ये इसके तीन है, जिनमें से दो अभी हमने पढ़े भी नहीं है, पर ये लिमिटेशन ही है, अभी आगे पढ़ेंगे। लीगेंड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, और एक कलर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी, क्योंकि तो ये बेसिकली तीन इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और तीन लिमिटेशन है VBT की, आप लिख लेंगे। यदि इनकेस आपको VBT में कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं। सर वीबीटी कंप्लीट हो गया या फिर आगे है अभी? बेटा कंप्लीट हो गया, लेकिन VBT का एक जो दिक्कत है कि विदाउट इंफॉर्मेशन हम VBT का आंसर नहीं ला सकते, है ना? यस इसको सर। दूर करेंगे अपन CFT से। ओके सर। ठीक है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग और वीक, अभी बताऊंगा बेटा, CFT में बताऊंगा आपको स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है। SFL और WSFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का मतलब क्या है, आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा ये। सर ये थर्ड पॉइंट में डज नॉट एक्सप्लेन के बाद क्या लिखा है? कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर आते हैं तो कलर नहीं बता पाए, प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब हमें तो पहले से पता होता है तब हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ये नहीं बता पाए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, या पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, उसके लिए CFT पढ़ते हैं अपन। सर लिख लीजिए सब लोग, यदि VBT में किसी को दिक्कत आ रही है तो अभी मुझसे पूछ सकता है वो। चलो डन है सबका, तो अब मैं नई थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ फिर, है ना? चलिए, आज मुझे पढ़ा के ना सर दर्द हो गया पिछली क्लास में, इसलिए मुझे कुछ खाना पड़ रहा है, सर दर्द हट जाए जिससे।
चलो तो CFT नेक्स्ट थ्योरी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक मिनट देना, मैं आपके नोट्स में डालता हूं। तो नेक्स्ट थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पीबीटी की लिमिटेशन से इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक नई थ्योरी पढ़ी। दैट थ्योरी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ठीक है, तो एक बार आप इसके पॉइंट लिख लीजिए प्लीज, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। ठीक है, लिगेंड एंड सेंट्रल एटम आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम आर मोस्ट अफेक्टेड। अब इन सब बातों का मतलब है मैं आपको सिखाऊंगा, एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ सारी बातें, लेकिन मुझे 4-5 बातें आपको सीधी सीधी समझानी पड़ेंगी, तब जाके आप कर पाओगे। तो 3 पॉइंट, आप 3 पॉइंट लिखेंगे, मैं कुछ कुछ समझाऊंगा आपको। हमें 11th क्लास पे जाना पड़ेगा, कुछ चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी 11th क्लास की। लिख लिया बेटा? तो सुनिए, तुमने लिख लिया क्या? नो सर। तो देखो यार, अच्छा वेट, तो देखो है क्या, पहले तो हम ना आपको 2-3 चीजें मैं 11th की पढ़ाना चाहता हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा। तो एक चीज, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, सर लास्ट स्लाइड। तो लिख लिया डन होगा। सर। धन्यवाद। अब देखो, आपको एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में आपने पढ़ा होगा एक चीज, क्या, कौन से ऑर्बिटल होते हैं? दे हैव सेम एनर्जी। जैसे जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी डीजनरेसी 3 होती है। आप ऐसे बनाते हो, हाँ सर, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी एनर्जी बराबर। डी की डीजनरेसी 5 होती है, तो इसकी डीजनरेसी कितनी है? 3। इसकी डीजनरेसी कितनी है? 5। एफ की डीजनरेसी होती है बेटा 7। मतलब क्या है, एफ सब शेल या पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मान लो आपने 2p ले लिया, तो 2px, 2py और 2pz, ये सब डीजनरेटेड होंगे। जैसे आपने 3d ले लिया, ठीक है, ऐसे ही। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स कितने तरीके होते हैं, उनकी शेप वगैरह क्या होती है, तो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। तो डी ऑर्बिटल को ऐसे बोलता हूँ, एक होते हैं मेरे लिए एक्सेल ऑर्बिटल्स। एक्सेल मतलब होते हैं 2, मेरे पास होते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। एक्सेल का मतलब है जो लोब होती है ना, वो सारी की सारी लोब एक्सेस पे होती है बेटा। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ऐसे होते डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में बेटा ये जेड एक्सेस होता है, मतलब एक्सेस, एक्सेल का मतलब है कि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना एक्सेस पे होती है। एक्सेल ऑर्बिटल्स का मतलब ये है। प्रीवियस स्लाइड, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बेटा। तो एक्सेल ऑर्बिटल्स होती है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक्सेल बोलने का मेरा मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, वो अलोंग दी एक्सेस मिलेगी। सर आपने इसे स्लाइड पे क्या समझाया, ये समझ नहीं आया। बेटा डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन समझाइए
कि ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, जैसे पी की डीजनरेसी 3 है, तो पी शेल में जैसे तूने दो 2p लिया तो 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px 2py 2pz, लड़की यस सर, यस सर। तीनों की एनर्जी, तो पी की डीजनरेसी 3 है, डी की 5 है, एफ की 7 है, ये समझा है। मतलब डी में यदि मैं जो 5 ऑर्बिटल लिखूंगा, 3d xy 3d yz 3d xz 3d x² y² 3d z², उन सब की एनर्जी सेम होगी, ये समझा है, ठीक है। ओके सर। फिर मैंने शेप समझाई है कि डी एक्स स्क्वायर डैश एक्सल ऑर्बिटल्स ऐसी दिखती है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऐसा दिखता है, डी जेड स्क्वायर ऐसा दिखता है, ठीक है। आप भी बना लीजिए, शायद आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो आप रेफरेंस के लिए बना सकते हैं। सर जनरेटेड को बता दो एक बार। क्या जनरेटेड ऑर्बिटल डीजनरेटेड? बेटा या फिर ऐसे उसका उल्टा? इसका उल्टा तो मतलब एनर्जी बराबर नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है। अब है नॉन एक्सेल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सेल ऑर्बिटल्स में कौन कौन से बेटा, पहले डी एक्स वाई ऐसे बनाते हैं, ये एक्स ये वाई, तो ये नॉन एक्सेल ऐसे होते डी वाई जेड। तो देखो एक्सेस पे नहीं बनाते इनको, बस ऐसे होते डी एक्स जेड। तो ये एक्स, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस पे नहीं होती है, बिटवीन द एक्सेस होती है, ठीक है। जो एक्सेल है उनमें डेंसिटी कहां पे रहती है, अलोंग द एक्सेस। ये याद रखना, काम आएगा ये सब कुछ, ये अभी आगे बहुत कुछ काम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यही रीजन है कि मैं बता रहा हूँ आपको। सर ये बीच में माइनस है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बोलते हैं बेटा इसको, माइनस तो नहीं बोलते। हाँ बेटा नॉन एक्सेल फिर से बता रहा हूँ, पहले एक्सेल बना लो आप। नॉन एक्सेल होता है बेटा बिटवीन द एक्सेस लोब है, देखो एक्स एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे कुछ भी नहीं है, बिटवीन द एक्सेस है सब कुछ। तो जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, वो यहाँ पे है, बिटवीन द एक्सेस है बेटा, और एक्सेल में अलोंग द एक्सेस थी, बस ये है। ये आपको आना चाहिए यार, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा बिल्कुल, तो हो गया। अब देखो, अब पढ़ाता हूँ मैं सीएफटी। सीएफटी क्या बोलता है कि सेंट्रल एटम और लीगेंड, जैसे जैसे लीगेंड ना सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है, लीगेंड क्या करता है, सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है, जिसकी वजह से इनके बीच में ना जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, रिपल्शन या अट्रैक्शन। और उसकी वजह से सेंट्रल एटम की जो डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी है, डीजनरेसी, वो ब्रेक होती है बेटा। कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अभी आप इतना समझो, लीगेंड ना सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है, तो लीगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है। रिपेल करने से होता क्या, उसका रिजल्ट होता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन स्प्लिटिंग। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको बोलते हैं अपन स्प्लिटिंग। तो बेसिकली जैसे जैसे लीगेंड ना इसको पास आता है, ये क्या करता है, डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी को स्प्लिट कर देता है। और स्प्लिट करने से क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी, लीगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक इंटरेक्शन है। मतलब आपस में, आयोनिक तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन होने की वजह से डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी ब्रेक होगी। कैसे होगी ये सिखाऊंगा मैं आपको। और डीजनरेसी का ब्रेक होना कहलाता है स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देखो कैसे होगी, मैं आपको बताता हूं। तो हमें सबसे पहले
दो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने। सबसे पहले पढ़ना है मुझे CN6, जिसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसा शेप में? सर चार एक प्लेन में और एक ऊपर एक। लास्ट स्लाइड क्या समझ में नहीं आई बेटा? बताया है सलोनी, समझ क्या नहीं आया बता बेटा? सर ये समझ नहीं आया क्या बेटा मैं बोल कह रहा हूँ जो लीगेंड और सेंट्रल एटम है ना, इनके बीच में जो Yes, sir. इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक हो रहा है, ठीक है? मतलब कि इनके चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, समझ रही है? Okay. रिपेल करने से जो डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी, मतलब जो 5 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी की है ना, वो इक्वल एनर्जी की रह नहीं पाएंगी। Okay, sir. अब वो कैसे नहीं रह पाएंगे वो सिखा रहा हूँ, उसी को मैंने आगे डायग्राम बनाया। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको CN नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। कैसा दिखता है ऑक्टाहेड्रल? देखो मैं बना रहा हूँ। सर चार एक प्लेन में एक ऊपर एक। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एटम रखा है अपना मिड में, तो एक सेकंड और रुक जाओ। ऐसा कुछ ऑक्टाहेड्रल दिखता है अपना, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है अपना, यहाँ पे अपना सेंट्रल एटम है बेटा, ये लीगेंड्स है, यहाँ पे लीगेंड कनेक्ट रहता है। अच्छा तो यदि मुझे ऑक्टाहेड्रल शेप बनाना तो लीगेंड को किधर आना पड़ेगा? किधर से आना पड़ेगा? एक तो इस एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा, एक लीगेंड को यहां से आना पड़ेगा, एक लीगेंड को यहां से आना पड़ेगा, एक लीगेंड को यहां से आना पड़ेगा। आके जुड़ना है ना, क्योंकि एक लीगेंड को यहां से, एक लीगेंड को यहां से। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो और इसको जेड मान लो। तो सारे के सारे लीगेंड कहां से आ रहे होंगे? लीगेंड्स आर कमिंग कहां से आएंगे बोलो? प्लस एक्स डायरेक्शन से, माइनस एक्स डायरेक्शन से, प्लस वाई डायरेक्शन से, माइनस वाई डायरेक्शन से, प्लस जेड डायरेक्शन से, माइनस जेड डायरेक्शन से, या सीधी भाषा में बोलूं अलोंग दी एक्सेस। तो यदि मुझे ये अप्रोच रखनी है कि लीगेंड धीरे धीरे मेटल के पास आ रहे हैं ऐसे, तो उनको यदि ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो उनको कैसे आना पड़ेगा? एक्स वाई और जेड एक्सेस में आना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? देखो सब लोग ये बना भी लो। CN नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल बनेगा तो सारे के सारे लीगेंड्स कहां से, किस डायरेक्शन के अलोंग आएंगे? वो आइदर आएंगे एक्स एक्सेस के अलोंग या तो वाई एक्सेस के अलोंग। तो एक आएगा प्लस एक्स में, एक आएगा माइनस एक्स में, एक आएगा प्लस वाई में, माइनस वाई में, प्लस जेड माइनस। 6 लीगेंड आ रहे हैं देखो, ऐसे अप्रोच कर आएंगे 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 और ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एनालिसिस मुझे करना है। इतना समझ में आएगा आपको? आया ना? यस सर। जिसको डाउट है इसमें पूछ सकता है। अब देखो ऐसा होने से हमारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा आप में से बता सकते हो किन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा? खुद सोचो, किन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा, एक्सेल को या नॉन एक्सेल को? भाई लीगेंड आ रहा है मेटल के तरफ, तो किसमें रिपल्शन हो रहा है? लीगेंड के इलेक्ट्रॉन में और मेटल में। तो किन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन झेलने को मिलेगा? एक्सियल को। देखो आपको समझना चाहिए एक्सियल को। क्यों? खुद सोचो, आपके पास मान लो ये है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है, तो इसमें लीगेंड कहां से आ रहा है? यहां से भी लीगेंड आ रहा है, यहां से भी लीगेंड आ रहा है, यहां से भी लीगेंड आ रहा है, यहां से भी लीगेंड आ रहा है। तो जो डी एक्स वाई है उसको तो कम, उसको फेस टू फेस रिपल्शन झेलने को नहीं मिल रहा क्योंकि लीगेंड यहां से आ रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं कि जो रिपल्शन है, ठीक है, यदि ऐसा केस है तो जो रिपल्शन है बेटा वो एक्सेल ऑर्बिटल्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सेल। इस बात में किसी को टेंशन है तो बताओ? ठीक है, फिर स्लाइड ये है बेटा, लेखिका वो अलग कंसेप्ट है वैसे तुम जो बता रही हो। ठीक है, तो यदि लीगेंड अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन झेलने को मिलेगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल।
यदि आपको इस बात में किसी को भी दिक्कत है तो माइक ऑन करे और अपना व्यू बताए मुझे, ठीक है। तो मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊं। और ये लिखना ही है। सर अच्छा, ये लिखना है, लिख लो। हाँ बोल रहे। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है। देख बेटा, तू एक बात बता, तू सुन, ये वाला डायग्राम देखे थे तूने? इसमें बता लिगेंड कहाँ कहाँ से आ रहा है, बता। यहाँ से आ रहा है लिगेंड, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, या फिर ऐसे कर, अगले इस पे बनाता हूँ। लड़की कौन थी? सर देख लड़की, ये तेरी एक्सेल और वाइटल है। कहाँ कहाँ से लिगेंड आ रहे हैं बता? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? यस सर। चारों का फेस टू फेस रिपल्शन है बेटा। तू यदि कोई भी नॉन एक्सेल और वाइटल बनाएगी ना, कोई भी बनाएगी बेटा, उसमें लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं सोच। क्या फेस टू फेस रिपल्शन हो रहा है? नो सर। किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा फिर खुद सोच। सर एक्सियल सर वो आ गया समझ। अब क्या समझ नहीं आ रहा वो बता। सर जो आपने ऑक्टाहेड्रल वाली स्लाइड निकाली बेटा थी। यदि कि ऑक्टाहेड्रल बनना है तो लिगेंड को ऐसे ही तो आना पड़ेगा ना। मैं बीच में बैठा हूं, जैसे मान ले मैं बीच में बैठा हूं ऐसे, ठीक है, तो मुझे ऑक्टाहेड्रल बनना है तो लिगेंड कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, समझी क्या लड़की? तभी तो आके ऐसे जुड़ेंगे ना बेटा, तभी तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। नहीं समझी लड़की? थोड़ा यदि थोड़ा। मान लो इसको ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो लिगेंड को किधर आना पड़ेगा? यहां से आना पड़ेगा, यहां से आना पड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा तभी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। यस सर। एक एक लिगेंड यहाँ से आया, 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 एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, बनेगा और नहीं बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बता? यस ऐसे तो सर। बनेगा ना बेटा। यस समझी सर। क्या? आ तो गया यदि सर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है तो लिगेंड्स को कहाँ पे आना पड़ेगा? अलोंग दी एक्सिस आना पड़ेगा। और यदि लिगेंड ऐसा करेंगे तो एक्सेल और बाइटल्स को ज्यादा रिपल्शन झेलने को मिलेगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सेल। दैट इज माय पॉइंट। तो ठीक सर है, स्टेबिलिटी नॉन एक्सियल में ज्यादा होगी। अब तो बेटा स्प्लिटिंग होगी ना, एनर्जी स्प्लिट होगी, भी बता रहा हूँ, इतना तो लिखो आप। तो मैं कह रहा हूँ यदि रिपल्शन है तो एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी फिर? अब बराबर नहीं रह पाएगी तो एक्सेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी किससे? नॉन एक्सेल से। तो है ना, यहाँ पे हम एक वेक्टर पढ़ते हैं, एक नोटेशन होता है। एक्सेल को बोलते हैं अपन ईजी, इसको बोलते हैं T2G। तो देखो नॉन एक्सेल में तीन है ना, तो T2G, तीन अक्षर आ रहे हैं उसमें, दो है तो इजी। इजी किसका पैकेज है? इजी में आएगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और T2G में क्या आएगा बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। नया नोटेशन ले लिया बस। तो इजी की एनर्जी किससे ज्यादा रहेगी? T2G से। इसमें किसी को डाउट है पूछो, अब स्प्लिटिंग करके दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद मैं आपको स्प्लिटिंग दिखाऊंगा। सर ये एक बार एनर्जी वाला केस समझा दीजिए। बेटा जिसका रिपल्शन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी तो ज्यादा होगी। जिसमें रिपल्शन ज्यादा हो रही है उसकी एनर्जी हाई होगी ना। यस सर। सर इसमें आपने ईजी और T2G क्या बेटा लिखा बस है? नाम देते हैं, एक्सेल का नाम इजी बोलने लग गए, नॉन एक्सेल को T2G बोलने लग गए बस। ओके ठीक है, सर। इजी में दो ऑर्बिटल्स आती है, T2G में तीन आती ओके सर। है। हाँ सलोनी पूछ लेना क्लास के एंड में। आगे बढ़ सकता हूँ? जिसको डाउट है पूछते जाओ यार, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको समझाता जा रहा हूँ। एकदम लॉजिकल चैप्टर है, कुछ भी ऐसा नहीं है लॉजिकल। पहले लिगेंड आ रहे थे अलोंग द एक्सेस, अलोंग द एक्सेल तो एक्सेल और बाइटल की एनर्जी ज्यादा होगी, उनका रिपल्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन एक्सेल। और फिर आपका वही कहानी है, रिपल्शन ज्यादा एनर्जी ज्यादा, इसको इजी, इसको T2G। अब सुनो आप कहानी, आगे बढ़ जाओ यार। सबको हो गया डन? हाँ सर। चलो अब देखो, अब आप सुनना थोड़ी देर मुझे। तो देखो पहले क्या है, जब लिगेंड नहीं है तो हमारे पास पांच और ये ना एनर्जी का एक्सेस है यहाँ पे, ये एनर्जी का एक्सेस है, ठीक है भाई। तो अभी ना सबसे पहले मान लो अपने इनिशियली जब कोई लिगेंड फिगेंड नहीं है, पांच की पांच ऑर्बिटल अपने पास सेम एनर्जी के डी जनरेटेड है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी मान लो बढ़ गई। एक दो तीन चार पांच। तो ये जो है हमारे पास, ये है
ये है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, धीरे धीरे आ रहा है वो लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, थोड़ी एनर्जी बढ़ गई। अब क्या होगा, जैसे ही लिगेंड और पास आएगा, अब होगी बेटा स्प्लिटिंग, अब होगी बेटा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे होगी तेरी, स्प्लिटिंग कैसे होगी बेटा तेरी, कि जो Eg वाली है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा, तो T2G वाली की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा कम। ये देखो एनर्जी गैप, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो गई अब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ठीक है। तो इसको बोल रहा हूं मैं T2G, इसको बोल रहा हूं बेटा मैं Eg, और ये जो गैप आया, ये गैप, इसको बोलते हैं डेल्टा ओ नोट, इसको बोलते हैं डेल्टा ओ नोट, इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं अपन CFSE शॉर्ट फॉर्म में, CFSE, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये स्प्लिट हो गई, और ये हमारा जीरो ओरिजिन है, हमारा ये ओरिजिन है। तो एक ये एनर्जी गैप है, ये नेगेटिव वाला एनर्जी गैप है, और ये पॉजिटिव वाला एनर्जी गैप है, ठीक है भाई। तो इसको हम लिखते हैं माइनस जीरो, सॉरी प्लस का होगा ये, तो ये दो पार्ट में बटेगा, तो ये होगा हमारा 0.6 डेल्टा ओ नोट, ये होगा माइनस 0.4 डेल्टा ओ नोट। मैं चेक कर लू क्या, मैं 1 6 24 तो ये होगा माइनस 0.6 डेल्टा ओ नोट, ये वाला गैप, और ये 0.4 डेल्टा ओ नोट, ठीक है। डेल्टा ओ नोट, डेल्टा बस नाम नोटेशन है, डेल्टा ओ, डेल्टा मतलब डेल्टा चेंज, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये वाले डेटा को मैं और अच्छे से लिखता हूँ। तो ये यहां से लेके यहाँ एनर्जी का पॉजिटिव है, जो कि है 0.6 डेल्टा ओ नोट, और ये माइनस 0.4 डेल्टा ओ नोट। डायग्राम आप एक बार सुकून से बना लेना है, मतलब ये एनर्जी गैप को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये जो एनर्जी गैप है ना, दिस एनर्जी गैप इज माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नोट। तो ये मेरा ओरिजिन है एक तरह से, इस ओरिजिन को अपन बोलते हैं बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर 0 है, उससे नीचे माइनस में एनर्जी है, उससे ऊपर प्लस में एनर्जी, ठीक है। बनाइए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्प्लिटिंग। तो पहले नॉर्मली यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इन एब्सेंस है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। फिर जैसे जैसे लिगेंड आने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, और पास आया तो स्प्लिटिंग हो गई, तो Eg की एनर्जी T2G से ज्यादा हो गई, और इनके गैप को बोलते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, ठीक है। तो ये 0 है मेरा, ये 0 है, जो बैरी सेंटर है वो 0 है बेटा। तो उसके नीचे वाली है माइनस 0.4 डेल्टा ओ नोट, ऊपर वाली है 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। अब आप पूछ लो, लिख लो, समझ लो, है वैसे जो। सर ये इधर का ग्राफ बता दो सर एक बार। क्या सर ये वाला, ये इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड के बाद का थोड़ा बता दो सर। बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड में मैंने क्या बोला है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तुझे यहाँ समझाया था, Eg की। Eg की एनर्जी ज्यादा होगी T2G से। हाँ सर। तो बेटा यही तो करा है, स्प्लिटिंग करा दी, Eg की एनर्जी 2 की ज्यादा है, 3 की कम है, इनके बीच की गैप को बोलते हैं डेल्टा ओ नोट, उसको बोलते हैं CFSE, ठीक है। बाकी तो कुछ लिखा नहीं, सर ये तो आपको समझाया वही लिखा है। सर ये वैल्यू 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 कैसे आई, हाँ ये छोड़ दे, अभी कैसे आई बाद में समझाऊं, अभी याद कर। ये माइनस 0.4 और डेल्टा नोट है नीचे, ये 0 है मेरा, जो बैरी सेंटर है वो 0 है, उसके नीचे माइनस 0.4 डेल्टा नोट है, ऊपर 0.6 डेल्टा नोट है। धीरे धीरे समझाऊंगा। कितना हुआ क्या, ये वैसे बहुत अजीब है आपके लिए, बिल्कुल नया सा कुछ है, लेकिन आप थोड़ा एक्सेप्ट करके चलो, मजा आएगा फिर आपको धीरे धीरे। अभी आपके लिए एकदम नया है, अजीब सा,
लेकिन आप इसको मान के चलो कि हाँ, लेकिन आप समझ रहे हो ना धीरे धीरे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, जब आप इसको लिंक करोगे बाद में, ये कंसेप्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, वो मैं एकदम से तो नहीं समझा सकता, लेकिन इसकी यूजफुलनेस आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। सर ईजी में आपने 2 ही ऑर्बिटल बनाए और T2G में आपने 3 बना दिए। तो होती बेटा 3 है, अभी थोड़ी देर पहले इतने अच्छे समझाया है यार, ये देख पागल हो रखा है। तो ये देखना मैंने क्या बताया, देख यहाँ पे यही तो बनाई, 2 थी यहाँ पे, यहाँ 3 थी, तो ये लड़के, हाँ सर। तो वो तो वही तो बनाई, जो थ्योरेटिकली समझाया है वो डायग्राम में लिखा है बस। बेटा CFT अजीब नहीं है, CFT बेस्ट है। बताऊंगा आपको मतलब क्या है CFT का, सुनना। इतना हो गया क्या? पेरी बना, सेंटर 0 रहेगा। बैरी सेंटर 0 है बेटा मेरा, समझी? क्या बोल रहे बेटा? जैसे पेरी ओरिजन, सेंटर। ओरिजन होता है ना तेरा, ओरिजन वही है मेरा ये, तो उसके ओके नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, समझी ओके क्या? सर। डेल्टा नोट बेटा एनर्जी गैप है, यहां से लेके कितनी स्प्लिटिंग हुई, ये एनर्जी गैप जो है ना बेटा, ये डेल्टा ओ नोट है, जिसको बोलते हैं CFSE। ठीक है, पहले इक्वल था ना, तो टूट के स्प्लिट हुआ, तो कितना गैप आया उसको बोलते हैं अपन। और कुछ किसी को पूछना है? अब देखो आपको समझाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू CFT ना, लिगेंड 2 तरह के होते हैं। आप पूछ रहे थे ना स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड का मतलब क्या होता है, वो सिखाना चाहता हूँ मैं। तो सुनो, इतना हो गया सबका, पूछना है तो पूछो यार। डन सर। अब देखो यार, अब ना मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर ध्यान से कंसंट्रेट करने की कोशिश करना। CFT के हिसाब से ना लिगेंड 2 तरह के होता है, SFL मतलब क्या होता है बताता हूँ। आपने कहा कि भाई जब CN नंबर 6 रहेगा ना, तो जैसा आप बनाते हो, ऐसा मत बनाना डी को, ऐसा बनाओगे तो गलत है। अब ऐसा डी रहा ही नहीं, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कॉम्प्लेक्स में आप 5D ऐसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। होता कैसा है, ऐसी होती है अब तो हमारे पास, ऊपर 2 ऑर्बिटल, नीचे 3 ऑर्बिटल, ऐसे हो गया ना अभी तो आपके पास। अच्छा मान लो मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, कितने भरने? डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इस सिचुएशन में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरोगे? सबको पता है, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाली में भरते हैं, 1 2 3, ऐसे भरेंगे ना बेटा। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया मुझे। अच्छा मान लो डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, CN नंबर 6 है बेटा, तो डी में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों का शायद ये व्यू हो कि सर एक चॉइस तो आप ये कर सकते हो, सुनना सब लोग, हाँ सर पहले नीचे वाली कंप्लीटली फील्ड भरेंगे ना? क्या? पहले नीचे वाली पूरी भरेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। हाँ तो वही बता रहा हूँ, सुन तो मेरी बात तो सुन, तो सुनो। तो मैंने कहा यार अब एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, भर के देखते हैं। तो हमने कहा भरो यार, डी में 4, तो आप बोलोगे सर ऐसे भर दो, 1 2 3, अब 3 भर दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन या तो आप यहां भर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये बनेगा या ये बनेगा? इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये एनर्जी गैप कितना है, ठीक है, ये एनर्जी गैप कितना है। यदि ये एनर्जी गैप ज्यादा है, यदि इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तब तो सिंपल सी बात है कि यार पेयरिंग करवा दो, ये पेयरिंग क्या हो गई है। यदि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इफ दिस इज वेरी वेरी ज्यादा, इफ डेल्टा ओ नोट इज ज्यादा ना, तो आप क्या बोलोगे? पेयरिंग करवा दो सर, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। और एनर्जी गैप बहुत छोटा है तो ऊपर चले जाओ भाई। यदि एनर्जी गैप छोटा है तो देखो, 2 बातें हैं जो पेयर कराने में खर्च होता है, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो ये केस कौन सा है?
ये केस है जब आपकी पेयरिंग एनर्जी, मतलब आपका जो डेल्टा ओ नोट जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और ये दूसरा केस कौन सा है, जब आपका डेल्टा ओ नोट छोटा है पेयरिंग एनर्जी से। देखो आपको दोनों में एनर्जी चाहिए। आपको यदि चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप ऊपर भरोगे तो आपको ये एनर्जी चाहिए डेल्टा ओ नोट, और यदि आपको पेयरिंग करवानी है तो आपको क्या चाहिए, पेयरिंग एनर्जी चाहिए। तो यदि आपकी पेयरिंग एनर्जी कम है, यदि आपकी स्प्लिटिंग कम है और आपकी पेन एनर्जी ज्यादा है, तब तो आप ऊपर ही लेके जाओगे। और यदि आपका ये केस है स्प्लिटिंग ज्यादा है तो आप नीचे रखोगे। तो इस केस को बोलते हैं अपन, जब स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ठीक है, जब डेल्टा ओ नोट की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं एसएफएल, अभी मैं लिख भी दूंगा। और जब डेल्टा ओ नोट की वैल्यू कम होती है तो बोलते हैं डब्ल्यूएफएल, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड। मतलब अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है जो कि स्प्लिटिंग को ज्यादा कर देता है, ज्यादा स्प्लिटिंग, तो पेयरिंग होने लगती है नीचे ही नीचे। और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग को कम करता है, तो कम करते हैं तो पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगता है। इतना समझेगा? पूछो यार इसमें, आप अनम्यूट करके पूछो बिंदास। आप पूछ सकते हो मुझसे जो भी आपको डाउट है, मैं रुका हुआ हूं, आप पूछ सकते हो मुझसे। देखो एक बार और समझा दो, देख बेटा मेरे पास ना ये चॉइस है, या तो मैं चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करूं या मैं उसे ऊपर ले जाऊं। या तो चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करूं या ऊपर ले जाऊं। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, एनर्जी गैप कितना है। यदि एनर्जी गैप ज्यादा है तो बेटा मैं पेयरिंग करवा दूंगा, यदि एनर्जी गैप कम है तो पेयरिंग नहीं करवाऊंगा। तो जो लिगेंड स्प्लिटिंग को ज्यादा करवाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो लिगेंड पेयरिंग इसको कम करवाते हैं उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ये कहानी है। एसएफएल मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अभी बता रहा हूं, या लिख देता हूं मैं एक बार, रुको फिर आप लिख लेना इकट्ठा। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी ना, लिगेंड दो तरह के होते हैं, एसएफएल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर होता है बेटा वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है जहां पर ना डेल्टा ओ नोट बहुत ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो अल्टीमेटली डेल्टा ओ नोट की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेयरिंग से, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल भाषा में। यहाँ पे डेल्टा ओ नोट की वैल्यू स्प्लिटिंग कम है पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे नॉट पेयरिंग। जब एसएफएल का केस है तो आप पेयरिंग करा दोगे, एसएफएल का केस नहीं है तो आप पेयरिंग नहीं कराओ। आप पूछ सकते हो आप मुझसे, मैंने क्लियर कर दिया मेरा पॉइंट, अब आप पूछ सकते हो जिसको पूछना। सर पता कैसे चलेगा किसकी ज्यादा है किसकी कम है? कौन एसएफएल है कौन डब्ल्यूएफएल, ये बेटा कैसे पता चलेगा कि कोई लिगेंड एसएफएल है डब्ल्यूएफएल है? तो सर नेक्स्ट स्लाइड। उसकी एक सीरीज है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आ रहा हूं उस पर। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, वो हमें याद रखना होता है, या कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड। सर अगर दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी तो क्या होगा? नहीं होता ऐसा कभी भी, ये केस छोड़ दे। एक बार पहले वाला दोबारा समझाइएगा। क्या? एक बार पहले वाला दोबारा समझाइएगा। बताओ क्या समझाना है, पूछो मुझसे, इसमें क्या पूछो। सर ये डेल्टा नॉट वाला। बेटा ये डेल्टा नॉट है, ये एनर्जी गैप, समझ रही है? तो Yes, ये sir. एनर्जी गैप ज्यादा है ना, ज्यादा है। यस सर। हमको दोनों जगह एनर्जी खर्च करनी है। यदि मुझे यहाँ से ऊपर जाना है तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा नॉट, है ना, और इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना पड़ेगा तो पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मान ले तेरा ये गैप ना ज्यादा है, तो देख तेरा गैप ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या करेगी लड़की, तो पेयरिंग करवा देगी, समझी। और मान ले तेरा गैप है छोटा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो तू क्या करेगी, ऊपर पहुंचा देगी। तो ये डब्ल्यूएफएल का केस है या एसएफएल का केस है? ठीक है सर। सलोनी तुम्हारा क्वेश्चन कैसे गलत था? देखो सब लोग इतना समझ में आ गया। अब मैं एक बार रुकना, मुझे मैंने स्क्रीन हटाई है खुद से,
मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ला रहा हूँ क्योंकि कहीं से उठा के। एक मिनट रुकना यार बेटा। फिर आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे कल अगली क्लास में। तो देखो, अभी स्क्रीन नहीं आ रही होगी, अभी आ जाएगी आपके सामने स्क्रीन बस एक ही सेकंड में। ये लीजिए, ठीक है। तो देखो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा, इसमें ऑर्डर लिखा हुआ है। तो देखो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पानी तक, पानी से पहले वाले सारे लिगेंड वीक फील्ड है बेटा, और पानी से बाद वाले सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये, तो ये स्ट्रेंथ है बेसिकली। ठीक है, इसको लिखो आप। तो वो SFL और WFL वाली स्लाइड बता दो। यही तो बेटा SFL WFL वाली, क्या नहीं, बताऊं वो इसमें, बताओ। आपने लिखी थी ना जो। तो ये तो है, क्या बताऊं इसमें। तो ये 2 मिनट लिखना था, रुक जाओ। अच्छा लिख लो, एक मिनट इसको लिख लेने दो यार फिर अभी। सलोनी सही बात है, तुमने खुद का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा दिया है। पर कई केस होंगे सलोनी जहां पे CFSE 0 भी होगी। सर कैसे? बताऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाएगा। पर तुमने तो पूछा था पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा नॉट इक्वल होगा, नहीं होगा, ये पूछा था ना तुमने तो। यस सर। वो तो हाँ, वो तो तुम्हारा सही है फिर एक्सप्लेनेशन। सर डीजेनरेसी में तो सर CFSE 0 ही होगा ना? डीजनरेसी में 0 होगा ना बेटा, अभी तो डीजनरेसी मैंने ब्रेक कर दी ना। यस सर। ठीक है, चलो ये सर ये लिखिए। नोट पेयरिंग। नॉट पेयरिंग मतलब पेयरिंग नहीं होगी बे, ये देखना ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। सही है। हाँ सर, हाँ सर। अब ये लिखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी वैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल है। इसमें लिगेंड्स I माइनस, Br माइनस, H2 माइनस, HCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F माइनस, OH नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, H2O, NCS, CH3CN, पायरीडीन, NH3, EN, बाइपायरीडीन, NO2, PPS3, CN नेगेटिव, CO। तो ये पानी से पहले वाले अपन मानते हैं सारे के सारे वीक फील्ड, और पानी के बाद वाले मानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। लिख लीजिए भी। सर NO3 की बात क्या है, ये N2 है या N3? N3 नेगेटिव अजाइड। ये ब्लैंक कर दी। रुक जाओ, ब्लैंक। मर गई। हाँ बस आज के लिए इतना ही, बस 2 पॉइंट और लिखूंगा, आप इसको कंसिडर करोगे तो एक पॉइंट लिखो, ऑल हेलोजन्स, आप ऐसे याद रख सकते हो ना, WFL है। दूसरा है नाइट्रोजन डोनेटिंग, नाइट्रोजन कोमा कार्बन डोनेटिंग, जितने भी लिगेंड्स हैं वो जनरली SFL है। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनिक लिगेंड्स ENVN, वो भी जनरली SFL होते हैं। इसे 3 पॉइंट याद रख सकते हो। टेबल तो याद रखोगे ही रखोगे, लेकिन मान लो अभी टेबल 9 तो ये लिख सकते हो, ऑल हेलोजन्स आर WFL, नाइट्रोजन कार्बन डोनेटिंग SFL हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक
जो लीगेंड्स है वो SFL है। आप हल्का फुल्का ऐसे बना सकते हो गेम। सर हम्म, सर एक बार दोबारा बता दीजिए जो एनर्जीज वाला पूछ। क्या बोल रहे हो बेटा? सर एनर्जीज वाला, अगर डेल्टा ऑन नॉट वैल्यू और पेयरिंग एनर्जी इक्वल हो ऐसे कभी इक्वल हो ही नहीं सकता बेटा, मैं ये कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है। CFSE की वैल्यू 0 हो सकती है, मैं तो ये कह रहा था, कभी होगा ही नहीं इक्वल, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका वो अलग अलग डायमेंशंस की एनर्जी है बेटा। पेयरिंग एनर्जी वैसे भी बहुत कम होती है, ठीक है। ओके तो बात करें डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। डन हो गया सबका इतना? यहीं तक क्लास है आज की। अब डाउट पूछ लो। अगली क्लास में CN नंबर 4 की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे अपन। जैसे 6 की पढ़ी ऐसे 4 की पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे क्या फायदा है इसका। तो इतना क्लास थी आज की। अब डाउट, H2O कैसा लिगेंड है? H2O वीक फील्ड है बेटा, H2O तक वीक फील्ड है। बोला ना H2O तक WFL है, H2O के बाद सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर वर्नर थ्योरी ब्रीफ में बता दो एक बार। बेटा वर्नर थ्योरी क्या बोलते हैं? वर्नर थ्योरी में है कि एक बार रुक सर एक जाओ बार लास्ट स्लाइड। बेटा, बस में इसके एक बार सेव कर दो इसको। नीट, मैं बस आपके नोट्स एक बार सेव कर दूं, हो जाता है यार रोजाना, नहीं तो फिर मेरे को दिक्कत आती है। हाँ, अब बता दो क्या पूछ। हाँ ये ले लड़की। बेटा वर्नर बोलता है प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसी होती है। प्राइमरी में ऑक्सीडेशन नंबर जितना होता है उसका वो उसकी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर होती है। बस प्राइमरी आयंस में टूट सकती है, सेकेंडरी नहीं टूटती है। बस सेकेंडरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, प्राइमरी में आयनिक बॉन्ड बनता है जनरली, ठीक सर है। तो वो उसका यूज कहाँ है मतलब अपन को? बेटा यूज कुछ नहीं हुआ, हर थ्योरी का अपना अपना सेंस है ना। यूज कुछ नहीं है, गलत था वो भी एक्सप्लेनेशन गलत थे। तो VBT का क्या यूज है? वो तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, ये था कि सेंट्रल एटम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। सर जैसे कि ये बॉन्डिंग है सर, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर भी पढ़ते हैं सर अपन इसको। बेटा वो तो सभी हाइपोथेटिकल है, वर्नर भी है, ये तो सब लोग ऐसे ही है। फिर उसमें देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना निकल के आ रहा है। कोई भी थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट सही आ रहे हैं। तो VBT के प्रैक्टिकल रिजल्ट सही आते हैं। तू बोलेगा कोई कॉम्प्लेक्स उठा के ऑक्टाहेड्रल है, और तू सच्ची में उसको एनालिसिस भी करेगा तो ऑक्टाहेड्रल आ रहा होता है, समझ रहा? हाँ सर। लड़की किसी को लास्ट स्लाइड चाहिए थी, अप्रोच पूछना था इसमें से, लिखना था। बात करते डन फिर। सर हम्म, बैच में कहाँ तक पहुंच गए? क्या? मेंस वाले बैच में कहाँ तक पहुंच गए सर आज? मेंस वाले बैच में? कौन सा मेंस वाला बैच? अरे अच्छा वो सर IT वाला। जेई वाला, जेई तो वाला। यार अभी VBT स्टार्ट हुआ आज उनका। सर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ना इसके अलावा? नहीं बेटा। अच्छा सर, बट पढ़ना मुझे सर तो जब फिर तुम पता फिजिक्स की जरूर क्लास है। कब करते हो? यस सर। तो फिर तुम्हारी क्लास नहीं छूट जाती? नहीं सर, मैं फिजिक्स की करता ही नहीं हूँ सर। अच्छा मैं सर दूसरी जगह से करता हूँ सर फिजिक्स की, क्योंकि मेरी पहले की शुरू की छूट गई थी तो इसलिए। अच्छा सर मैं मैथ और केमिस्ट्री की लेता हूँ बस। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ बोलो लड़की। तो इसमें I माइनस है सर, वीकेस्ट है लिगेंड, हाँ, मतलब आई weakest आई है। माइनस वीकेस्ट है और CO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। थैंक यू सर। खत्म करूँ क्लास फिर? यस सर, बाय सर। ठीक है फिर, सबको बाय, थैंक यू। पूछना है किसी को कुछ तो पूछ सकता है अभी। अभी तो क्या 25 हुए। नहीं सर, बाय सर। सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखा रहा हूँ, ये ले, ठीक है। सर हमको जब भी पूछना होता है जब हम बेझिझक पूछ लेते हैं सर। हम्म।
सर आप अब जेई वाली क्लास में गुस्सा हो रहे थे सर, एक दो दिन पहले सर मेरा दोस्त बता रहा था। नहीं, वो तो ऐसे ही था। सर आपने ज्यादा छूट दे दी थी उन्हें। नहीं यार, कोई छूट, तो वो तुम पे डिपेंड करता है ना कि मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, तुम उसको कैसे यूज करोगे। छूट तो मेरे हाथ में है, कभी बंद कर दूंगा। अब मैं तुमको अनम्यूट रखता हूँ सबको पूरे क्लास में, जेई में नहीं रखता। मैं जेई में भी रख सकता हूँ, लेकिन आप लोग सही यूज कर रहे हो इस चीज का, आप लोग बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हो, तो पूरे लेक्चर में आपको अनम्यूट ही रखता हूँ। देखो लेक्चर बढ़िया भी जाता है, आपके ऊपर है ना, आप कैसे चाहते हो।